हमने फंजाई शुरू किया हुआ था, ठीक है ना। पहले हमने फंजाई में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े फंजाई के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई। मेनली जे सेक्सुअल स्पोर का मतलब क्या है, ठीक है ना। स्पोर्स का मतलब क्या है कि ऐसी रेस्टिंग बॉडी जो कि फंजाई प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, वो किसी एडवर्स कंडीशन में, जैसे कोई मतलब ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें वो फंजाई बच के नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। ऐसी कोई इन्वायरमेंट आ गया, तो उसमें क्या करता है, फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। वो स्पोर्स ऐसे होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, मतलब एडवर्स कंडीशन में वो बचे रह जाते हैं। मतलब कहीं भी पड़े रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। और जब भी उनको प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना, तो वो फिर से ग्रो करेंगे, अपना माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोटिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं ऐसे। मेनली स्पोर्स का फंक्शन क्या है कि एडवर्स कंडीशन से बचाना, ठीक है ना। तो आज हम उससे पहले हमने सेक्सुअल स्पोर्स भी कहीं पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई। मेनली स्पोर्स बनते कैसे हैं। दिस सेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू ऑपोजिट गैमीट्स। दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, मतलब सेक्सुअल फ्यूजन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनमें, ठीक है ना। तो उससे उससे दे आर रेस्टिंग, उससे क्या बनेगा, जो उससे मतलब फ्लोटिंग बॉडी बनेगी। उसमें क्या होंगे, स्पोर्स होंगे मेनली, ठीक है ना। स्पोर्स क्या है, इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन इमिडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन। मैंने बताया ना कि वो रेस्टिंग वो होते हैं, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, वो है एक रेस्टिंग थिंग्स है, एक स्पोर्स। वो क्या करेंगे, मतलब जैसे स्पोर्स बने हैं वो मतलब स्प्रेड हो गए जगह जगह, तो क्या करेंगे, वो पड़े रहेंगे थोड़ा टाइम तक। जब उसको थोड़ी सी भी प्रॉपर कंडीशन मिली कि वो जर्मिनेट कर पाए, अपने आप को ग्रो कर पाए, तो साथ के साथ वो ग्रो कर जाते हैं। जो फंजाई में सेक्सुअल स्पोर हैं वो ऊ स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, सॉरी जू स्पोर नहीं, ऊ स्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये जो इनके नेम्स हैं, ऊ स्पोर्स, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये मेनली फंजाइस के ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे ऊमाइसीट्स में होगा ऊ स्पोर्स, जाइगोमाइसीट्स में होगा जाइगोस्पोर्स, एस्कोमाइसीट्स में होगा एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसीट्स में होगा बेसिडियोस्पोर्स। ऐसे मतलब किसी भी फंजाई के अलग अलग ग्रुप में, जैसे बेसिडियोस्पोर है, मतलब उसमें कौन से स्पोर पाए जाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से इनका नामकरण किया गया है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊ स्पोर्स क्या होते हैं। ऊ स्पोर्स में मेनली क्या होता है, जब दो डिफरेंट साइज के गैमेटेंजिया, मतलब दो डिफरेंट टाइप के सेक्सेस आपस में फ्यूजन करते हैं, तब क्या प्रोड्यूस होते हैं, ऊ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड oospore is a sexually produced spores which develops from unequal gametangial copulation। जब अनइक्वल दो गैमेटेंजिया, मतलब एक एंथ्रीडियम हो दूसरा oogonium हो, दोनों अलग अलग है ना, दो, मतलब एक एक टाइप से आप मान लो, एक मेल है एक फीमेल है, दो आपस में डिफरेंट साइज के, अलग अलग साइज के हैं ना, वो आपस में फ्यूजन करते हैं, ठीक है ना। तब कौन से स्पोर्स बनते हैं, ऊ स्पोर्स। इट इज द करेक्टरिस्टिक सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स इन oomacytes। ये मेनली oomacytes का में ही बनते हैं oospores। oospores develops फ्रॉम फर्टिलाइज्ड oosphere। oospore कैसे बनते हैं, जब फर्टिलाइज होता है, oosphere फर्टिलाइज होता है किसके साथ, एंथीडियम के साथ। वन और मोर oospores oospheres develop within oogonia। एक से ज्यादा oospheres किसके अंदर बनते हैं, oogonia के अंदर बनते हैं। विच आर मल्टीन्यूक्लिएट। oogonia क्या है, मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है, ग्लोबोस उसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जाइगोस्पोर्स, जो सेकंड स्पोर की टाइप है सेक्सुअल स्पोर की। जाइगोस्पोर्स आर सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड रेस्टिंग स्पोर्स, सभी मैंने बताया रेस्टिंग स्पोर्स ही हैं। और स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी। मैंने अब इसका पहले देख लो प्रोसेस कैसे है। जैसे दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब एक ही तरह के हाइफा, वो आपस में जब फ्यूज करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है, गैमीटेंजिया बनता है। उसके अंदर क्या होगी फिर, उसमें क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। जो दोनों में अलग अलग तरह के न्यूक्लियस थे ना दोनों, वो आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है ना। जो ये बन गया ना स्ट्रक्चर सेंटर में, ये क्या है, जाइगोस्पोरेंजियम। फिर इसमें क्या होगी, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या है, जब न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद नेक्स्ट क्या होगा, म्योसिस हो जाएगी उसमें।
जैसे मतलब केरियोगेमी हुई थी तो आपस में जो हैप्लोइड हैप्लोइड न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज किए तो डिप्लॉयड बन गया। डिप्लॉयड के बाद क्या होगी, म्योसिस। म्योसिस के बाद क्या होता है, फिर वो हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं दोबारा से। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें से एक फ्लोटिंग बॉडी जनरेट होगी जिसको हम कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। पहले हमने क्या पढ़ा, ये स्ट्रक्चर क्या है, जाइगोस्पोरेंजियम। जाइगोस्पोरेंजियम। इसमें से क्या निकलेगा, एक जाइगोस्पोरेंजियम निकलेगा। इसमें क्या होंगे, जाइगोस, ये आपको स्पोर्स लिखा हुआ है ना, ये कौन से स्पोर्स हैं, जाइगोस्पोर्स। ऐसे ये स्पोर्स बनते हैं, ये प्रोसेस होता है इन स्पोर्स बनने का। फिर ये स्पोर्स दोबारा से किसी के ऊपर गिरेंगे, जैसे ब्रेड के ऊपर। ये हमने एग्जांपल लिया राइजोपस की। जाइगोमैसिड्स में एक एग्जांपल है राइजोपस की, जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है ना। फिर ये स्पोर्स गिरेंगे कहीं पे जाके, जैसे ब्रेड के ऊपर गिरे हैं। फिर ये अपना माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे। माइसीलियम प्रोड्यूस करने के बाद फिर यही जो साइकिल है चलेगा दोबारा से। ये ब्रेड के ऊपर ही ग्रो हो रहा है ना सारा, फिर ऐसे फ्लोटिंग बॉडी जनरेट होगी, उसमें से फिर जाइगोस्पोर्स निकलेंगे। फिर वो दोबारा से ऐसे ग्रो होते जाएंगे। ऐसे जो साइकिल है वो चलता जाता है मल्टीपल नंबर्स में। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जाइगोस्पोर्स आर सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड रेस्टिंग स्पोर्स और स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी। पहले प्लाज्मोगेमी होती है बिटवीन टू गैमेट। प्लाज्मोगेमी का मतलब कि सिर्फ उसमें जो साइटोप्लाज्म है, उसका प्रोटोप्लाज्म है, सिर्फ वही आपस में इंटरमिक्स होगा, अभी न्यूक्लियस नहीं पहले फ्यूज होंगे। विच आर यूजली इक्वल इन साइज। इक्वल इन साइज में ही होती है मेनली। जाइगोमाइसीट्स में क्या होगा, इक्वल साइज में ही दो आप जो उसके गैमेटेंजी है वो फ्यूज करते हैं। दे आर रेस्टिंग स्ट्रक्चर। जाइगोस्पोर्स आर द टिपिकल सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स ऑफ जाइगोमाइसीट्स। मेनली जाइगोस्पोर्स किस में होते हैं, जाइगोमाइसीट्स में। म्यूकोरेल्स इसका एग्जांपल है जाइगोमाइसीट्स का। जाइगोस्पोर्स आर ओफन लार्ज। जाइगोस्पोर्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, थिक वॉल्ड होंगे, वाटरी स्ट्रक्चर होगी इनके अंदर। वाटर होगा हल्का हल्का, मतलब लिक्विड होगा। विद लार्ज फूड रिजर्व। लार्ज फूड रिजर्व होगा इनके अंदर। फूड रिजर्व क्यों होगा, क्योंकि जैसे अब ये पड़े हैं कहीं पे भी, ठीक है ना, क्योंकि साथ के साथ तो आपको पता है ये साथ के साथ ग्रो नहीं करते, तो इनके अंदर फूड रिजर्व भी होना चाहिए जिससे के साथ ये मतलब अपने आप को मेंटेनेंस कर सकें। क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ये ग्रो करेंगे ना, जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलती है। लार्ज फूड रिजर्व एंड अनस्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल। मेनली हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ना, जाइगोस्पोर्स, सॉरी जूस्पोर्स, जूस्पोर्स। जूस्पोर्स हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे। उसमें क्या था कि वो उसमें फ्लैजिला होते थे, ठीक है ना, जिसके कारण वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते थे स्विम कर कर। पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर हैं, जाइगोस्पोर्स। ये क्या करते हैं, मतलब इनमें फ्लैजिला तो होते नहीं, तो ये दूर डिस्टेंस तक नहीं जा सकते। ठीक है ना। ये आपको सारा साइकिल है, ठीक है ना, ये आप पढ़ोगे इसको फिर समझोगे, आपको साथ के साथ समझ आ जाएगा। अभी तक दो समझ आए ना सभी। हाँ जी। हेलो। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर मेनली किस में बनते हैं, एस्कोमाइसीट्स में। ठीक है ना। एस्कोस्पोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई नोन एज एस्कोमाइकोटा। दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इमीडिएटली फॉलोड बाय म्योसिस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, उसके बाद म्योसिस होगी। ये तो सभी सभी में होता है, सिमिलर ही है। The four haploid daughter nuclei then divide mitotically to give eight haploid। मेनली आप पहले इसका समझ लो, देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, देखो सबसे पहले ये दो डिफरेंट टाइप के हाइफे हैं। ये आपको दिख रहा है ना, एक में क्या लिखा हुआ है एंथ्रीडियम। एक में क्या लिखा हुआ है, एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम या ओगोनियम कह दो इसको। एस्कोगोनियम हमने क्यों नाम लिखा, क्योंकि ये एस्कोमाइसीट्स में और एस्कोस्पोर ही ये बनाएंगे। ठीक है ना। स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर। वो इसी के ऊपर जनरेट होंगे ओगोनियम के अंदर, इसी के लिए इसका ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एस्कोगोनियम नाम रख दिया। ये फीमेल की तरह कंट्रीब्यूट करेगा और एंथ्रीडियम मेल की तरह अपना पार्टिसिपेशन देगा। जब क्या होगा, एंथ्रीडियम और ओगोनियम दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। इसका आपस में जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म के मिक्स होने के बाद साथ के साथ क्या हो जाएगा, इसमें फ्यूजन हो जाएगी न्यूक्लियस में आपस में। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डाइकैरियोटिक हाइफे फॉर्म्स फ्रॉम एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम से क्या होगा, डाइकैरियोटिक हाइफे जनरेट होंगे। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है,
कि इसमें क्या होगा, दोनों जो न्यूक्लियाई है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, मतलब जो एक न्यूक्लियाई एंथ्रीडियम से आया था और एक एक्सोगोनियम से, वो दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। वहां से क्या होगा, जो एस्कोगोनियम है वहां से क्या होगा, एक हाइफे जनरेट होंगे, जिसको हमने क्या कहा, एस्कोजीनस हाइफे। क्या समझिए दोबारा से कि एस्कोगोनियम के ऊपर से क्या ग्रो होने शुरू हुए, एस्कोजीनस हाइफे। एस्कोजीनस, एस्को एस्को मतलब एस्कस, ठीक है ना, जीनस मतलब जहां से एस्कोस्पोर बनने शुरू होंगे, एस्कोजीनस हाइफे जनरेट होंगे। इसके बाद क्या होगा, ये हाइफे आप नीचे देखे जाके, फिर क्या होगा, जैसे ये एस्कोजीनस हाइफे जनरेट होंगे तो इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, ऐसे इनके ऊपर एस्कस प्रोड्यूस हो जाएंगे। एस्कस प्रोड्यूस होंगे तो मेनली क्या होगा, आगे जाके आपको और समझ आएगा। एस्कस प्रोड्यूस होंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये यंग एस्कस बन गया, इसमें से एक दिखा दिया आपको, ठीक है ना, ये पूरी स्ट्रक्चर बन चुकी है, ये ग्रो होकर ना एस्कोजीनस हाइफे ग्रो होकर ये पूरी कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें से एक आपको एस्कस लेके दिखा दिया अलग से। ये एस्कस में क्या है, दो अलग अलग न्यूक्लाई पड़े हैं, एक तो एंथ्रीडियम से आया था, दूसरा एस्कोगोनियम से आया था, दोनों अलग अलग पड़े हैं। इनमें क्या होता है, सबसे पहले आपस में फ्यूजन होगी, ठीक है ना। तो ये डिप्लॉयड बन जाते हैं, डिप्लॉयड के बाद क्या होगा, फिर इसमें म्योसिस हो जाती है, म्योसिस होने के बाद क्या होता है, चार बन जाते हैं ये, ठीक है ना, चार एस्कोस्पोर बन जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, ये जो चार एस्कोस्पोर बने हैं इसमें माइटोसिस हो जाती है, चार का डबल हो जाता है, आठ एस्कोस्पोर बन जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, ये यहाँ से ऊपर से टिप से फटेगा, और इसमें से जो भी एस्कोस्पोर हैं ये बाहर निकल जाते हैं, और कहीं पे भी जाके किसी भी मतलब सरफेस के ऊपर जाके गिरेंगे, जहाँ पे फिर ये जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये ग्रो करते हैं। फिर उसी की तरह ये दोबारा से अपना माइसीलियम है ये प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। ये समझ आया साइकिल जी? यस। अब इसको पढ़ लो दोबारा से। दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इमिडिएटली फॉलोड बाय म्योसिस। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म मिलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, म्योसिस हो जाती है इमिडिएटली। दे फोर हैप्लॉइड डॉटर जो फोर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बने थे, ये आपको चार बने हुए दिख रहे हैं ना, the four haploid daughter nuclei then divides mitotically to give eight haploid nuclei। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर माइटोसिस हो जाती है तो एट बन जाते हैं दोबारा से। In most ascomycetes the eight ascospores are contained within a cylindrical sac or ascus from which they are forcible ejected। मतलब क्या होता है, सॉरी, ये जैसे एट बन गई, ठीक है ना, इसमें से क्या होता है, फोर्सफुली इजेक्ट होंगे बाहर, इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाएगा थोड़ा बहुत तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इसमें से क्या होता है, फट के बाहर निकल जाता है। फोर्स फोर्सेबल इजेक्टेड बाय ए स्क्वेटिंग प्रोसेस। स्क्वेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक हिलके ना, एकदम पक्के की तरह हिलके जैसे घूम कर एकदम से प्रेशर क्रिएट होगा इसमें, तो उसके साथ क्या होगा, जितने भी इसमें एस्कोस्पोर थे वो सभी वो फैल जाते हैं इर्द गिर्द। Process in which the ascus contents, consisting of ascospores and ascus sap, are ejected by explosive breakdown of the tip of the turgid ascus whose elastic wall contract। क्लियर है ना जी सभी को? यस सर। सर जो वो बीच से स्पोर्ट्स निकलेंगे सर, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे या एक ही किस्म के होंगे? वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। ओके सर। ये देखिए ना, जैसे कोई होगा प्लस टाइप का, कोई होगा माइनस टाइप का, क्योंकि दोनों ही फ्यूज हुए थे ना आपस में। एक यस एक सर। माइनस टाइप का स्ट्रेन था, एक प्लस टाइप का स्ट्रेन था, ये दोनों ही आपस में फ्यूज हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखते हो पहले क्या हो जाता है इसमें, कि पहले दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, फ्यूज होने के बाद क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन जाती है, मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होता है, फिर इसमें म्योसिस नहीं हो जाती दोबारा से, तो फिर यस डिफरेंट सर। डिफरेंट टाइप के होंगे ना, ठीक है ना। ये देखो आपको इधर डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकल रही हैं, आपको दिख रहा है ना धुएं की तरह, इसमें से स्पोर्स बाहर निकल रहे हैं, इतने बारीक होते हैं मतलब। उसके बाद ये लिखा हुआ है एस्कोस्पोर के साइज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, साइज शेप कलर एंड वॉल ऑर्नामेंटल होती है इन साइज, इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है तो आम बातें लिखी हुई हैं।
एस्कोस्पोर शेप्ड वेरीज फ्रॉम ग्लोब हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, एलिप्टिकल, लेमन शेप्ड, ये सभी शेप्स वगैरह हैं, ठीक है ना, इसके अलग अलग ऐसे हो सकते हैं। एस्कोस्पोर की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बताई हुई हैं। एस्कोस्पोर में भी यूनिन्यूक्लिएट, जो एस्कोस्पोर अब बने हैं, ये सभी जो एस्कोस्पोर बने हैं, इनमें क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, वही बात करेंगे हम। एस्कोस्पर्म में भी यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, डिवाइडेड अप बाय ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा। अब हमने बात क्या की कि ये जो इसके अंदर एस्कोस्पोर हैं, ये सिर्फ एक, इनमें क्या होगा, एक एक एस्कोस्पोर में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस भी हो सकता है और दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक एस्कोस्पोर या तो एक सेल का ही बना हो सकता है, दो दो सेल का भी बना हो सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। वो कैसे होगा, ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा, क्योंकि इनमें सेप्टा क्रिएट, मेनली फंजाई में क्या होता है, सेप्टा ही क्रिएट होता है ना। सेप्टा क्रिएट होने के बाद क्या होगा, वो नया सेल बन जाएगा। आगे आएगी डायग्राम उसके, फिर आपको दिख जाएगा। दी वॉल में भी थिन और थिक, उसकी जो एस्कोस्पोर होते हैं उनकी वॉल थिन हो सकती है, थिक हो सकती है, बस यही कुछ लिखा हुआ है इसमें और कुछ नहीं है। मेनली क्या बात आती है, ये जनरल एस्कोस्पोर्स आर रेस्टिंग स्ट्रक्चर। एस्कोस्पोर कौन से होते हैं, रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। विच सर्वाइव एडवर्स कंडीशन, जो कि एडवर्स कंडीशन में फंजाई को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि एडवर्स कंडीशन में ऐसे ही पड़े रहेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, फिर सुटेबल कंडीशन आई तो फिर ये ग्रो कर जाएंगे, फिर पूरी माइसीलियम वगैरह ग्रो कर जाएगा। they they may have extensive food reserve in the form of lipids and sugar such as tree halos। स्पोर्स के अंदर मेनली क्या होता है, फूड रिजर्व होते हैं। कौन कौन से फूड रिजर्व हो गए, एक लिपिड होगा या शुगर हो गई। शुगर की एक टाइप है ट्री हेलोस, इसमें ये होती है, ठीक है। मेन यही बात है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने तीन पढ़ लिया, ठीक है ना। पहला कौन सा पढ़ लिया, ऊस ऊस्पोर्स। सेकंड पढ़ लिया हमने जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर का हमने साइकिल भी देख लिया कैसे ग्रो होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सकोस्पोर। एक्सकोस्पोर का भी हमने देख लिया साइकिल के कैसे ग्रो होते हैं ये। उसके बारे में पढ़ भी लिया। अब बात आती है एस्कस की। एस्कस कौन सा, ये जो सिंगल है एक, ठीक है ना। एक तरह कप बना हुआ है ना पूरा, ये ऐसे ही एस्कस से मिल मिल के बना होता है पूरा। इसको हम कहते हैं कप फंजाई, ठीक है ना। ये ऐसे मिल मिल के बना होता है। अब हम एक सिंपल की बात करेंगे कैसे ये डेवलप होता है, हल्का फुल्का देखेंगे, इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें। मेनली एक सिंगल एस्कस होता है, जो एस्कस इज ए सैक लाइक। मेनली एस्कस का मतलब ही क्या होता है, सैक लाइक। सैक मतलब एक थैले की तरह, ठीक है ना। सैक लाइक सेल जनरली कंटेनिंग ए डेफिनेट नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स। मेनली इसमें 8 ही होते हैं, पर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एस्कोस्पोर्स formed by free cell formation usually after karyogamy and meiosis। In the large majority of ascomycetes the SI are, SI मतलब सिंगुलर ही कहा ना, एस का सी SI हो गया। SI आर इलोंगेटेड, इलोंगेट हो जाते हैं मेनली तो जनरली आइदर क्लब शेप्ड और सिलेंड्रिकल। क्लब शेप्ड भी हो सकते हैं, मतलब क्लब शेप्ड का मतलब क्या है कि वो गुच्छे की तरह होंगे, या फिर सिलेंड्रिकल भी, जैसे सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है। बट ग्लोबोस ओवॉइड एंड रेक्टेंगुलर SI आर आल्सो फाउंड। मेनली तो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, पर ये अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी दी एस्कस रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल। एस्कस क्या रिप्रेजेंट करता है, मेनली एक सिंगल सेल की तरह रिप्रेजेंट करता है। भले ही इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं, पर ये एक सिंगल सेल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इन विच दी एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड, जिसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एसाई में भी स्टार्ट और सेसाइल, आपने एक वर्ड सुना होगा सेसाइल, ठीक है ना। एसाई क्या है, ये जो एस्कस है ये क्या होगा, मतलब बिना स्टाल्क के भी हो सकता है और इसके साथ स्टाल्क भी हो सकती है एक और। अगर बिना स्टाल्क के तो उसको हम कहेंगे सेसाइल, अगर स्टाल्क के साथ है उसको कहेंगे स्टाल्क। दे में अराइज फ्रॉम ए कॉमन फेसिकल एंड स्प्रेड आउट लाइक ए फैन, और दे में अराइज सिंपली एट वेरियस लेवल्स विद इन दी फ्लोटिंग बॉडीज। अब इस ये समझो ये लाइन का मतलब क्या है, कि जैसे सबसे पहले देखो, एक मिनट, आप ये देख रहे हो दो अलग अलग टाइप के, एक तो हो गया एंथ्रीडियम, एक हो गया एस्कोगोनियम, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ये दोनों की फ्यूजन हुई थी। उसके बाद क्या होता, एस्कोगोनियम हाइफे निकलना शुरू हुआ था। एस्कोगोनियम हाइफे से मेनली क्या बनेंगे, एस्कस बनेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई। उसके बाद ये देखते हैं नीचे, ये जैसे क्या हुआ था, एक एक एंथ्रीडियम है, एक एक्सकोगोनियम है, जिससे क्या हुआ, एस्कोगोनियम हाइफे निकलने शुरू हुए।
उससे एस्कस बनना शुरू हुआ, ठीक है ना। सिर्फ एक ही जो एंथ्रेडियम और एस्कोगोनियम है, जो एस्कोगोनियम होता है उससे जो हाइफे निकलने शुरू होते हैं, उससे क्या होता है, ये बहुत सारे एस्कस बन जाते हैं। आप तो देख रहे हो ना, बहुत सारे एस्कस है, मेनली बनते ही सिर्फ एक से ही है। एक से कैसे बनते हैं वो यहाँ पे क्लियर होगा आपको। जैसे आपको समझ लो एस्कोगोनियम से सिर्फ एक हाइफे जनरेट हुआ, उसमें क्या थे, दो न्यूक्लियाई थे, ठीक है ना, एक था मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई है। सबसे पहले इसमें क्या हो जाती है, इसमें हो जाती है माइटोसिस। ये मतलब अपनी कॉपी बना लेते हैं एक एक। ये दिख रहे हैं ना नेक्स्ट ट्रैक में कॉपी बनाई हुई अपनी, जैसे ब्लैक वाला उसने अपनी एक कॉपी बना ली, और जो एक ट्रांसपेरेंट सा है सर्कल उसने अपनी कॉपी बना ली। सभी को क्लियर है ना, ये दिख रहा है, दिख पा रहे हैं यस सभी सर। को डायग्राम कर्सर के साथ। तो क्या इसने अपनी अपनी एक कॉपी बना ली माइटोसिस के साथ, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें सेप्टा जनरेट हो जाएगा। मतलब जैसी ऊपर कॉपी थी उसी तरह के नीचे इन्होंने अपनी एक एक कॉपी बना ली, उनको रिजर्व रख लिया, ठीक है ना। उसको रिजर्व रखने का काम आपको आगे जाके समझ आएगा कि क्यों रिजर्व रखा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो ऊपर जो दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर रह गए, इसमें आपस में फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन के बाद क्या होगा, कैरियोगेमी, मतलब डिप्लॉयड बन जाएंगे। डिप्लॉयड के बाद क्या होगा, म्योसिस। ये आपको दिखा रखा है म्योसिस वन, जिसमें क्या हुआ, ये दो बने हैं अभी। उसके बाद क्या होगा, म्योसिस टू, जिसमें क्या होगा, चार बन जाएंगे, ठीक है ना, चार बन गए। उसके बाद क्या होगा, चार में फिर माइटोसिस हो जाती है तो आठ बन जाते हैं। मेनली ये आपको एस्कस ऐसे दिख रहे हैं, एस्कोस्पोर्स, इसके अंदर आठ दिख रहे हैं ना। ये स्ट्रक्चर पूरी क्या है, एस्कस, इसके अंदर क्या दिख रहे हैं, आठ एस्कोस्पोर्स। अब अगले का फंक्शन देखिए कि जो नीचे दो माइटोसिस होकर नीचे दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई रह गए थे, वो अगला फंक्शन कैसे करेंगे, कैसे वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। जैसे अब निचले डायग्राम में देखिए, जैसे एक तो एस्कस पूरा बन गया था जिसमें एस्कोस्पोर आठ है, और जो नीचे रह गए थे दो न्यूक्लियाई, वो क्या करेंगे, फिर वो अपना साइकिल शुरू करेंगे, वो अपनी प्रोसेस शुरू करेंगे। वो क्या होंगे, फिर वो दोनों आपस में क्या करेंगे, फिर उसके बाद फिर यही प्रोसेस चलेगा, वो अपनी कॉपी एक एक और बना लेंगे। एक एक और बनाई उन्होंने अपनी कॉपी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एक और बनाने के बाद एक एक कॉपी फिर रिजर्व रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एक एक कॉपी बनी है उसको दोबारा से ऐसे ही एस्कस बनाने में वो यूज कर लेते हैं। ऐसे मल्टीपल साइकिल चलते रहते हैं, एस्कस मल्टीपल बन जाते हैं और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें। जैसे कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये देखो, ये दिख रही है ना। सिर्फ ये एक ही एस्कोगोनियम से शुरू हुई थी, उसी से बहुत सारे एस्कस बनकर ऐसे कप स्टेप स्ट्रक्चर बन जाती है। समझ आया सभी को। यस सर। मेनली सिर्फ एक ही से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से बहुत सारे अलग अलग निकलेंगे एस्कस, एक ही से इतने सारे जनरेट हो जाते हैं। मेनली यही बात की गई थी यहाँ पे सारी। क्लियर है यहाँ तक जी। बोल दो भाई। यस सर, आ गया। Okay. यस सर। ऐसा नहीं करना, अगर नहीं समझ आएगा दोबारा से कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर बता देना है। अब डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, ये सारा कुछ यही होगा। मेरे लिए इसमें एक बात रहेगी कि जैसे अब सबसे पहले एस्कस जो डिवेल्प होना शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जो उसकी शेप बन जाती है ना, वो कोराइजर की तरह बन जाती है। कोराइजर मतलब जैसे वो नहीं होता सभी के पास एक जैसे बुजुर्ग बंदा होता है उसके पास लाठी होती है तोड़ने के लिए, ऐसे इस तरह मुड़ जाती है वो, जैसे वो लाठी मुड़ी होती है, देखिए ना सभी ने। यस सर। उसी को कहते हैं कोराइजर शेप, ठीक है ना। जो जैसे भेड़े वगैरह भैंसे वगैरह चराते हैं उनके पास भी होती है, उसकी तरह शेप बन जाती है। तो उसके बाद आगे अपनी ये जो साइकिल है वो स्टार्ट कर देता है शुरू। बस यही बातें मेन लिखी हुई है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, यही सब कुछ है। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमने एक बात और समझनी थी इसमें, कि जैसे क्या होता है मल्टीपल मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बन जाते हैं एस्कोस्पोर। जैसे ये सभी आठ बन गए, आठ में क्या होगा, फिर इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगी या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाती है, तो ऐसे कर करके मल्टी न्यूक्लिएट एस्कोस्पोर बन जाते हैं। आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, क्लियर हो रहा है ना यहाँ से स्ट्रक्चर से। जैसे पहले क्या हुआ, पहले सबसे पहले चार बने, चार के बाद क्या हुआ, आठ बने, ठीक है ना। फिर उसके इर्द गिर्द क्या हो गया, सेल वॉल बन गई, मतलब कवरिंग बन गई एक, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था वो अंदर चला गया, ठीक है ना।
कवरिंग बनने के बाद क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, ये इसके अंदर जो इसके अंदर न्यूक्लियाई था उसमें डिवीजन हो गई, माइटोसिस हो गई। तो माइटोसिस होने के कारण क्या हुआ, उसमें दो दो न्यूक्लियाई बन गए एक ही तरह के दो। उसके बाद क्या हुआ, जो दो दो न्यूक्लियाई बने थे उसमें एक सेप्टा बन गया, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो इसी के साथ क्या होगा, फिर जैसे ये दो दो न्यूक्लियाई थे उसके बीच में सेप्टा था एक, फिर जो दोनों साइड वाले न्यूक्लियाई थे वो एक बार फिर डिवाइड कर जाते हैं, तो उनके बीच में भी सेप्टा बन जाता है। तो इस तरह चार न्यूक्लियाई बन जाते हैं एक ही एस्कोस्पोर के अंदर। क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजिंग है? हो रहा है सर क्लियर। ओके, बस यही बातें थी पीछे, और कुछ नहीं, जो मैंने समझाया ना यही लिखा हुआ है सारा कुछ, और कुछ भी नहीं ऐसे पढ़ने वाला, सारा कुछ यही है। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर मेनली किसमें बनेंगे, बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीड्स कह देंगे, उसमें बनते हैं। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले बेसिडियोमाइकोटा में मेनली कौन से आते हैं, जो सभी मशरूम्स वगैरह हम खाते हैं ना, ठीक है, जो भी इस शेप में हमें दिखते हैं वो सभी किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसीड्स में आते हैं। ठीक है, इसी के मेंबर हैं सभी। इसमें जो ये मेनली मेनली मैंने आपको बताया था कि जो भी मतलब अर्थ के ऊपर जो स्ट्रक्चर जनरेट होगी, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो स्ट्रक्चर जनरेट होगी, वो क्या होती है, फंजाई की वो फ्रूटिंग बॉडी होती है। इस जो मतलब इसका नीचे वाला पार्ट है, जिसमें जिस बेस के ऊपर ये लगी हुई है, वो नीचे सारा माइसीलियम होता है। इसके अंदर भी जो सारा है ना वो माइसीलियम ही ग्रो हुआ हुआ है। तो इसके कारण जो ये स्ट्रक्चर बनती है इसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। अब इनके नाम इस साथ के साथ देखते जाना, बेसिडियोकार्प। ये जो इसके जो मशरूम है इसके नीचे वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम कहते हैं गिल्स। गिल्स में मेनली क्या होते हैं, बेसिडियम। सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर थी, बेसिडियोकार्प, जो पूरी स्ट्रक्चर है फ्रूटिंग। इसके अंदर क्या होते हैं, जो नीचे वाली साइड है इसमें क्या होते हैं, गिल्स। गिल्स के अंदर क्या होते हैं, बेसिडियम। मेनली ये हाइफे ही है। ठीक है ना, बेसिडियम क्या है, मेनली हाइफे का टर्मिनल है। इसका मतलब जो आखिरी सिरा होता है ना हाइफे का, वो है जो कि अर्थ में से ऊपर से निकल के आकर फ्लोटिंग बॉडी बनी थी ना, जो उनके टर्मिनल है आखिरी बहुत सारे हाइफों के, उसमें क्या होते हैं, बेसिडियम होते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, बेसिडियम। उसमें क्या होंगे, मेनली दो न्यूक्लियाई होंगे। वो दो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, एक मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है, 2n बन जाता है। वो 2n बनने के बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ग्रो होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिग्मा। ये बेसिडियम दिख रहा है ना, इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर जनरेट होगी जिसको हम कहेंगे स्ट्रिग्मा। स्टिग्मा से क्या होगा कि जो ये 2n न्यूक्लियाई बने थे, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बने थे, इसमें क्या होगी, उसके बाद म्योसिस हो जाएगी। म्योसिस होने के बाद आपको पता है जब डिप्लॉयड से म्योसिस होती है तो चार बनते हैं। तो वही चार क्या होंगे, जो चार न्यूक्लियाई बने हैं वो स्टिग्मा के एक एक साइड में चले जाएंगे। मेनली हर एक बेसिडियम के ऊपर, ज्यादातर हर एक बेसिडियम के ऊपर चार स्टिग्मा प्रोड्यूस होते हैं, और उन्हीं में एक एक न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाती है। जो एक एक न्यूक्लियाई ट्रांसफर हुए हैं उससे क्या बन जाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये चीजें थी। सबसे पहले बेसिडियो कार्प था, उसमें गिल्स के अंदर क्या होते हैं, बेसिडियम होते हैं जो कि मेनली हाइफे ही हैं एक। उसके अंदर क्या होते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या होता है, उसमें म्योसिस हो जाती है। म्योसिस होने के बाद क्या होता है, वो मतलब चार न्यूक्लियाई बन जाते हैं। वही चार न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाते हैं आगे। वो जो चार न्यूक्लियाई आगे ट्रांसफर हुए हैं उससे क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे उसको हम। फिर वो बेसिडियोस्पोर यहाँ से टूट कर आगे मतलब किसी भी सरफेस पे जाके गिरते हैं, वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है ये सब कुछ? यस ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल यही चीज लिखी हुई है। बेसिडियोस्पोर्स इज ए स्पोर्स बोर्न ऑन द आउटसाइड ऑफ ए बेसिडियम। बेसिडियम के आउटसाइड आउटसाइड में क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। फॉलोइंग कैरियोगेमी एंड म्योसिस। कैरियोगेमी होती है, मतलब कैरियोगेमी का मतलब दोनों की फ्यूजन होती है, जो दो न्यूक्लियाई है बेसिडियम के अंदर। उसके बाद क्या होती है, इनकी म्योसिस हो जाती है, फिर चार न्यूक्लियाई बन जाते हैं। वही क्या होते हैं, फिर एस्कोस बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर मोर यूनिफॉर्म कंपेयर टू एस्कोस्पोर। बेसिडियोस्पोर मेनली एक ही तरह की साइज के होता है ज्यादातर एस्कोस्पोर के कंपैरिजन। टिपिकली दे आर यूनिसेलुलर। मेनली जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे। बट ट्रांसवर्सली सेप्टेड स्पोर्स आर फाउंड इन सर्टेन ग्रुप्स। पर कई बार क्या होता है, जो एक एक स्पोर है उसके अंदर भी क्या होता है, ट्रांसफर सेप्टा बन जाता है। जिसके ट्रांसफर सेप्टा क्यों बनेगा, क्योंकि एक न्यूक्लियाई से उसमें माइटोसिस होकर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं एक ही बेसिडियो स्पोर के अंदर। ज्यादातर तो हमें एक ही यूनिसेलर दिखते हैं।
इन शेप दे वेरी फ्रॉम ग्लोबोस, अलग अलग शेप्स हैं इनकी फिर, ठीक है, ये लिखी हुई हैं। ये कौन कौन सी शेप्स के होते हैं? स्मूथ बॉल होंगे, ऑर्नामेंटल मतलब रंग बिरंगे होंगे, ठीक है ना, अलग अलग कलर के होंगे, ये सब कुछ है इसमें। उसके बाद क्या है, दे में भी कलरलेस हो सकते हैं। जो बेसिडियो स्पोर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ये स्पोर्स हैं। कलरलेस हो सकते हैं, वाइट, क्रीम, येलोइश, ब्राउन, पिंक, पर्पल और ब्लैक, इनमें से किसी भी कलर के हो सकते हैं। अच्छा, आपने ये बताइए, आपने कभी वो खरीदी है मशरूम? सभी ने खरीदी है कि देखी होगी सभी ने? खरीदी हो नहीं किसी ने? जैसे हम यस सर। जो यस सर। ओके, जैसे हम मशरूम खरीदते हैं, तो आप उसका वो जो नीचे वाला चीज है, इसको आप चेक करते हो वो कौन से कलर का होता है? चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। जैसे हम सबसे पहले मतलब मशरूम खरीदते हैं ना, तो हम क्या चेक करते हैं उसमें, कि जो ये इसके नीचे वाला गिल्स होते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा व्हाइट कलर के होने चाहिए। जब तक तो ये व्हाइट कलर के होंगे, तब तक ये फुली न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट रिच होंगे। पर क्या होता है, मतलब थोड़े दिन क्या होगा, अगर ये पड़े रहेंगे ऐसे ही, तो उसके बाद क्या होता है, इनका कलर ब्राउनिश हो जाता है, पिंकिश हो जाता है। वो क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या होगा, बेसिडियम ग्रो हो जाते हैं। बेसिडियम ग्रो होने के मतलब मेनली क्या होता है उसमें, बेसिडियो स्पोर्स ग्रो हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका कलर चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पे क्या दिखने लग जाते हैं नीचे को, बेसिडियो स्पोर्स। अब जितनी भी जैसे कोई भी जैसे मशरूम जो आम ही लग जाती है, उसको आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होगा, थोड़े दिन बाद क्या होगा, ऐसे ही ब्राउनिश पिंकिश सा कलर हो जाएगा। वो मेनली क्या होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स ही होते हैं। The spore is attached to the basidium at the tip of a stigmata. वो स्टिग्मेटा के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं बेसिडियो स्पोर्स। A कर्न horn like projections from the apex of the basidium. The spores is projected for a short distance from a basidium. Short distance तक वो क्या है, प्रोजेक्ट है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकले हुए होते हैं बेसिडियम से। The point at which the spores is attached to the stigmata is hilum. जहाँ पे जो बेसिडियो स्पोर्स स्टिग्मेटा के साथ अटैच हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम इज यूजुअली फाउंड एट द टिप ऑफ ए शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलियर अपेंडिक्स। जहाँ पे मतलब हाइलम होता है, हाइलम के साथ जहाँ पे स्टिग्मेटा अटैच करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाइलियर अपेंडिक्स। द टर्म बेसिडियोस्पोर्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब this sorry blast blastospores. The term blastospores is used to describe basidiospores which are voluntarily projected from their stigmata. मेनली हम ब्लास्टोस्पोर्स उनको कहते हैं जिसमें क्या होगा, मतलब वो सीधे ही खड़े रहेंगे, जो बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं ना स्टिग्मेटा के साथ, वो सीधे ही खड़े रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स भी कह देते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेसिडियम की। ये जो स्ट्रक्चर थी ना, इसको हम बेसिडियम कह रहे थे ना। बेसिडियम मतलब बेसिडियम के बारे में लिखा हुआ है। बेसिडियम इज ए स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर बेयरिंग ऑन इट्स सरफेस ए डेफिनेट डेफिनेट नंबर। मेनली क्या होगा, मतलब चार नंबर ही होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। डेफिनेट नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर्स दैट आर यूजुअली फॉर्म्ड फॉलोइंग कैरियोगेमी एंड म्यूसिस। मेनली ये कैसे बनते हैं, कैरियोगेमी होती है ना, जैसे सबसे पहले क्या होता है, बेसिडियम में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई थे, उसमें क्या हुआ, फ्यूजन हुई, फ्यूजन के बाद मतलब कैरियोगेमी हुई, उसके बाद क्या हुआ, म्योसिस हो गई, म्योसिस के कारण क्या होगा, चार न्यूक्लियाई बन गए, वही चारों न्यूक्लियाई स्टिग्मेटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं एक एक करके। उसी उसी में क्या बन जाते हैं, फिर बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। इन कंट्रास्ट विद द एंडोजिनस स्पोर्स, जो एंडोजिनस स्पोर है वो किस में बन रहे थे, अंदर एस्कस में बन रहे थे। बेसिडिया बियर्स स्पोर्स एक्सोजेनिसली, इसमें क्या होते हैं, बाहर ही बनते हैं। यूजली ऑन प्रोजेक्शन कॉल्ड स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा के ऊपर ये खड़े होते हैं। द नंबर्स ऑफ स्पोर्स पर बेसिडियम इज टिपिकली फोर, मेनली तो फोर ही होता है। बट टू स्पोर्स बट टू स्पोर्स बेसिडिया आर क्विट कॉमन। पर कई बार क्या होता है, टू स्पोर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ चार नहीं होंगे, कई बार स्टिग्मेटा के ऊपर सिर्फ दो ही स्पोर लगे हो सकते हैं। देयर में भी नाइन स्पोर्स पर बेसिडियम, ये एग्जांपल दी हुई है एक, ठीक है ना। फैलस इम्प्यूडिकम, फैलस इम्प्यूडिकम, इसमें क्या होते हैं, मेनली नाइन स्पोर लगे होते हैं।
जो स्टिग्मेटा है ना, इसके ऊपर क्या कितने होंगे, 9 स्पोर लगे होंगे पर स्टिग्मेटा के ऊपर। सॉरी, एक स्टिग मतलब एक बेसिडियम होगा, उसके उसके ऊपर क्या होंगे, 9 स्टिग्मेटा होंगे। और 9 स्टिग्मेटा के ऊपर क्या होंगे, 9 स्पोर लगे होते हैं। मेनली सभी सभी टर्म्स क्लियर होगी ना तकरीबन। यस यस। सर। ठीक है, आगे बात आती है डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम। बेसिडियम में मेनली होता क्या है, जैसे देखो, इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं। जैसे आपको ये इधर बेसिडियम दिख रहा है, ठीक है। ये आपको बेसिडियम दिख रहा है। बेसिडियम में क्या होते हैं, दो न्यूक्लियाई। वही बार बार बातें वही रिपीट करनी पड़ेंगी मुझे। ये जैसे मतलब बेसिडियम दिख रहा है, इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपस में जब फ्यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कोई भी सेल होता है ना, जैसे मतलब उसके अंदर आपने सुना होगा वैक्यूल होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे वैक्यूल होता है, वैक्यूल के जो मैंने आपको कहा था ना कि वो जो जब चार न्यूक्लियाई बनते हैं वो कैसे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। मेनली क्या होता है, जो बेसिडियम होता है उसमें एक वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल क्या करता है, जितना भी इसके अंदर कंटेंट है उसको पुश कर देता है टिप की तरफ। टिप की तरफ जब पुश हो जाता है तो यहाँ पे एक टिप बन जाती है, जिसमें से क्या ग्रो होते हैं, स्टिग्मेटा ग्रो होते हैं। जब स्टिग्मेटा ग्रो होंगे तो जो वैक्यूल बन रहा है उसके कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फिर जो चारों न्यूक्लियाई हैं वो इधर की तरफ पुश होकर आगे आगे चले जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, मतलब चार बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। द बेसिडियम अराइज एज ए टर्मिनल सेल ऑफ द हाइफे। बेसिडियम कहाँ से अराइज होते हैं, टर्मिनल सेल ऑफ द हाइफे से अराइज होते हैं। मेकिंग अप द गिल्स टिश्यू ऑन द अंडर साइड ऑफ द कैप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर साइड गिल्स से ग्रो अराइज होते हैं ना। मेनली आपको गिल्स दिख रहे हैं, देखो इसके नीचे वाले। ये क्या होंगे, जब मतलब मेच्योर हो जाएंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, बेसिडियम बन जाएंगे गिल्स से। द बेसिडियम इज एट फर्स्ट डेंसली पैक्ड। मेनली शुरू में क्या होता है, बेसिडियम जो बेसिडियम है वो डेंसली पैक्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। बट सून सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर। पर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स वैक्यूल समझते हो सभी। बोलो भाई, वैक्यूल समझते हो सभी। वैक्यूल तो आपने पढ़ा होगा जब सेल के बारे में पढ़ा है। वैक्यूल मेनली क्या होगा, मतलब एक तरह बैलून की तरह लगा लो। मतलब इसके अंदर ऐसी जगह होगी जहाँ पे क्या होगा, मेनली वैक्यूल का काम क्या होता है, फूड रिजर्व को रखना, या फिर कुछ भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको रखना। एक तरह गुब्बारे की तरह लगा लो, इसके अंदर एक तरह गुब्बारा बन गया समझ लो। तो वो क्या स्टोर करेगा, करता क्या करेगा। सर, स्टोर करता है वेस्ट को। हाँ, वेस्ट हो गया, या फिर कई कई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो स्टोर करने का भी काम करता है। तो वही बनना शुरू हो जाता है। स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर, लेटर इज सिंगल लार्ज वैक्यूल डिवेल्स। उसके पहले छोटे छोटे वैक्यूल बनते हैं, उसके बाद एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है एट द बेस ऑफ द बेसिडियम। एंड बाय द enlargement ऑफ दिस वैक्यूल साइटोप्लाज्म इज पुश्ड। जो साइटोप्लाज्म है वो पुश हो जाता है एक तरफ, टिप की तरफ, पुश टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बेसिडियम। A clear gap is visible at the tip and it is here that the stigmata develops। फिर क्या होता है, जब जो बेसिडियम के जो जितने भी साइटोप्लाज्म है या इसमें न्यूक्लियाई है वो एक तरफ पुश हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है, एक टिप बन जाती है, एक कैप सी बन जाती है, जहां से क्या निकलते हैं, स्टिग्मेटा ग्रो होते हैं। यंग बेसिडिया इज बाइन्यूक्लिएट। जो यंग बेसिडियम होता है या बेसिडिया होता है वो क्या होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है, उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन अक्कर, उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है। द रिजल्टिंग फ्यूजन न्यूक्लियस अंडरगोज meiosis इमीडिएटली। फिर क्या होता है, फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, सो दैट फोर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई रिजल्ट एंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच बेसिडियोस्पोर। और जो चार न्यूक्लियाई बने हैं वो सभी एक एक स्टिग्मेटा के थ्रू बेसिडियोस्पोर में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन सम बेसिडिया ए माइटोटिक डिवीजन फॉलोड meiosis so that some बेसिडियोस्पोर इज बाइन्यूक्लिएट। ये समझ आया आपको। वही बात है जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर बार वो एक ही बात रिपीट करी जा रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। आगे ये इसका साइकिल है सारा, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये जैसे सबसे ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर है, बेसिडियोकार्प। इसमें से क्या होंगे, मतलब इसके नीचे क्या होते हैं, गिल्स। गिल्स विद बेसिडिया। फिर जब मेच्योर होंगे उसके अंदर क्या होंगे, फिर दो न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें क्या होती है, फ्यूजन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। वैक्यूल्स होंगे वो उसको जाइगोट को एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसमें क्या होता है, म्यूसिस हो जाती है।
मियोसिस के कारण क्या होगा, 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक स्टिग्मेटा ग्रो हो जाता है। सॉरी, 4 स्टिग्मेटा, हर एक बेसिडियम के ऊपर कितने होते हैं, 4 स्टिग्मेटा ग्रो हो जाते हैं। 4 स्टिग्मेटा ग्रो होने के बाद उसके अंदर एक एक न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, बेसिडियो स्पोर्स कह देते हैं। ये जो स्पोर्स हैं बेसिडियम से टूट टूट कर सरफेस के ऊपर गिरेंगे, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर गिरेंगे, तो वहां से क्या होगा, नए माइसीलियम ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। देखो, दोनों टाइप के माइसीलियम ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो जो माइसीलियम ग्रो हुए हैं उनमें आपस में फ्यूजन होगी। फिर क्या होगा, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, फिर वो और माइसीलियम डेवलप करेंगे अपना। फिर क्या होगा, इसी तरह फ्लोटिंग बॉडी दोबारा से जनरेट हो जाती है, मशरूम दोबारा से जनरेट हो जाती है। ये आपको जो एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इसका नाम क्या है, एमिनेटा पैलेडस। ये सबसे पॉइजनस मशरूम है, एमिनेटा पैलेडस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आगे पॉइजनस और एडिबल मशरूम के अलग अलग।